नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जैक बोर्ड क्लास 12 हिस्ट्री के मॉडल प्रश्न पत्र 2025 के सेट 1 को डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि ये जो मॉडल प्रश्न पत्र है आपका 2025 में होने वाले बोर्ड परीक्षा के लिए है, जो कि आपका न्यू पैटर्न पर आधारित है, जिसमें ये बताया गया है कि जो आप सभी का 2025 में बोर्ड परीक्षा होगी उसमें आपका 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपका 50 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। और मॉडल पेपर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि मॉडल पेपर से आपका बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में हूबहू पूछ लिए जाते हैं। तो और भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारा क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर में दिए गए प्रश्नों से ही रिलेटेड प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पे मॉडल पेपर को मैं आपको डिटेल में डिस्कशन करके बताने वाला हूँ, ताकि आपका इससे जो रिलेटेड प्रश्न आए तो यही हूबहू प्रश्न आए, ये आपके बोर्ड एग्जाम में छूटे नहीं। ठीक है, और इसी प्रकार से आपका इसके बाद आपका सेट 2 और सेट 3, ठीक है, हिस्ट्री का सेट 2 और सेट 3, फिर उसके बाद आपका ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिंदी कोर, इंग्लिश कोर और इंग्लिश सिलेक्टिव, यानी कि जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट के 3-3 सेट जो मॉडल पेपर है, ये तीनों सेटों को इस चैनल के माध्यम से आपको करवाया जाएगा। तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपका क्लास 12 का कंप्लीट तैयारी होने वाला है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश दिया गया है बच्चों, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा बच्चों कि जो आप सभी की बोर्ड परीक्षा होती है, ये प्रत्येक सब्जेक्ट आपका 100 नंबर का होता है, जिसमें से 80 नंबर का आपका लिखित परीक्षा होता है और 20 नंबर आपके स्कूल की तरफ से आपको इंटरनल असेसमेंट के तौर पर दिया जाता है, जिसे आप लोग अपने भाषा में प्रैक्टिकल भी कहते हैं। ठीक है, तो जो ये 80 नंबर का एग्जाम होगा ना, उसमें आपका 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा और 50 नंबर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए और आपको इसके लिए जो लिखित परीक्षा 80 नंबर का होगा, उसके लिए आपको समय कितना दिया जाएगा, तो 3 घंटा आपको समय दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए और भी पॉइंट दिए गए हैं कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें, यानी कि जितना ज़्यादा हो सके आप लोग अपने शब्दों में समझ बूझ करके आपको उत्तर देना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि किताबी भाषा में आपको लिखना है। ठीक है, समझ के लिखिएगा। उसके बाद देखिए कि सभी प्रश्न आपका अनिवार्य है। कुल प्रश्नों की संख्या आपका 52 रहने वाला है, जिसमें से प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 30 तक आपका बहुविकल्पीय यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से प्रत्येक प्रश्न में आपका 4 विकल्प यानी कि 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और सही विकल्प का चयन आपको करना है, और प्रत्येक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका 1-1 अंक का रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 38 तक आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें आपका यहाँ पे टोटल 8 प्रश्न रहेंगे, 2 नंबरिया क्वेश्चन। ठीक है, और ये 8 प्रश्नों में से आपको इन्हीं 6 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपका 2 अंक है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे आपका प्रश्न संख्या 39 से लेकर के 46 तक ये आपका क्या है, ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देना है। 3 नंबरिया क्वेश्चन है, 3 नंबरिया भी आपका 8 प्रश्न रहेगा और ये 8 में से 6 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका प्रश्न संख्या 47 से लेकर के 52 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे और ये आपका टोटल कितने प्रश्न रहेंगे, 6 प्रश्न रहेंगे, और ये 6 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है, जो आप लोग अच्छा से जानते हैं। और प्रत्येक ये जो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ये 5 नंबर का रहेगा, यानी कि 5 नंबरिया क्वेश्चन 6 को आएगा, 6 को में से आपको 4 प्रश्न का उत्तर आपको देना है, जो आप लोग अच्छा से जानते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं और सारा क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग डिटेल डिस्कशन के साथ देखते हुए चलते हैं। तो देखिए, सेक्शन ए में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, टोटल 30 रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1-1 नंबर का रहेगा। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो जो आपका मोहनजोदड़ो है बच्चों, ये आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंधु। और आप लोग याद रखिएगा, ये जो मोहनजोदड़ो है इसकी खोज किसने किया था, तो इसकी खोज आपका राखल दास बनर्जी ने किया था। और कब किया था, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो की खोज आपका 1922 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किया था। और मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो ये आपका सिंधु नदी के किनारे
स्थित है। बहुत ही ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों, कई बार ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या गया है, दूसरा क्वेश्चन कि हड़प्पा की खोज किसने की थी। तो जो आपका हड़प्पा है बच्चों, इसकी खोज आपका दयाराम साहनी ने किया था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दयाराम साहनी। और ये हड़प्पा की खोज कब किया था बच्चों, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। हड़प्पा की खोज आपका 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। और ये जो हड़प्पा है ये आपका रावी नदी के किनारे स्थित है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो जो हड़प्पा सभ्यता है इसका सबसे बड़ा नगर आपका मोहनजोदड़ो था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। और ये जो मोहनजोदड़ो है बच्चों, ये आपका एक सिंधी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है, तो याद रखिएगा सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है इसका अर्थ, तो मृतकों का टीला होता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कौटिल्य की कृति है, यानी कि इनमें से कौन सा पुस्तक आपका कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। तो कौटिल्य जिसे विष्णुगुप्त और चाणक्य भी कहते हैं, इसका 3 नाम है, कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य। ठीक है, इसके द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है, तो इसके द्वारा आपका अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा गया है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, अर्थशास्त्र। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन आपका समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मौर्य समाज का तृतीय शासक कौन था। तो देखिए पहले ये बताइए आप लोग कि मौर्य समाज की स्थापना किसने किया था। तो मौर्य वंश की जो स्थापना है बच्चों, ये किया था आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य आपका मौर्य वंश यानी कि मौर्य समाज का पहला शासक था। फिर इसके बाद इसका बेटा आया, बेटा का नाम क्या था, बिंदुसार। बिंदुसार आपका मौर्य समाज का दूसरा शासक था। ठीक है, फिर इसके बाद बिंदुसार का बेटा हुआ अशोक, जो कि आपका मौर्य वंश का तीसरा शासक था। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये यही क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछ सकता है कि अशोक किस वंश का शासक था, तो आप लोग याद रखिएगा मौर्य वंश का। मौर्य वंश का ये तीसरा शासक था। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, मौर्य वंश का तीसरा शासक कौन था, तो ये आपका अशोक था। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि महाभारत की रचना किसने की। तो जो आपका महाभारत पुस्तक है बच्चों, इसकी रचना किसने किया था, तो इसकी रचना वेद व्यास ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेद व्यास। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता है। आप लोगों ने महाभारत देखा होगा, उसमें गंगा पुत्र किसे कहा जाता है, तो गंगा पुत्र आपका भीष्म पितामह को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, भीष्म पितामह को गंगा पुत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बच्चों, ये बोध गया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और कौन से पेड़ के नीचे प्राप्ति हुई थी ज्ञान की, तो याद रखिएगा पीपल के पेड़ के नीचे। कौन से पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, निरंजना नदी के बगल में। ठीक है, आपका महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगर पूछे कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो जन्म आपका ये नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि महावीर का जन्म हुआ था, यानी कि जो महावीर स्वामी हैं इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म आपका ये वैशाली के कुंडल वन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, वैशाली के कुंडल वन में आपका महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगर वो ऑप्शन में कुंडल वन नहीं रहे तो वहाँ पे वैशाली भी ऑप्शन में रह सकता है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। वैशाली के ही अंतर्गत आपका एक जगह था कुंडल वन, वहाँ पे आपका महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और आपका महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ पे हुआ था, महावीर स्वामी का जो मृत्यु हुआ था बच्चों, ये आपका पावापुरी में हुआ था। उसे आप लोग भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि आईने अकबरी किसने लिखी है, यानी कि जो आईने अकबरी पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो आईने अकबरी पुस्तक को आपका अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आएगा, अबुल फजल। और ये जो आईने अकबरी पुस्तक है बच्चों, इसका कितना भाग है, तो याद रखिएगा आईने अकबरी जो पुस्तक है इसका टोटल आपका 5 भाग है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था, यानी कि तंबाकू पहली बार किस मुगल सम्राट ने खाया था। तो ये आपका अकबर ने इसको खाया था, यानी तंबाकू को खाया था, इसका सेवन किया था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अकबर। अगर पूछे कि तंबाकू
पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो तंबाकू पर प्रतिबंध आपका जहांगीर ने लगाया था। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। खाया था अकबर ने पहली बार, सेवन किया था, और इस पर प्रतिबंध यानी कि बैन इसको किसने किया था? जहांगीर ने किया था, ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा अकबर। ठीक है, अकबर ने तंबाकू का सेवन पहली बार किया था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो विजयनगर जो साम्राज्य है बच्चों, इसकी स्थापना आपका 1336 ईस्वी में, कब? 1336 ईस्वी में हरियर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियर एवं बुक्का। और ये जो विजयनगर साम्राज्य है बच्चों, इसका अंत कब हुआ था? तो याद रखिएगा, इसका अंत आपका 1565 ईस्वी में, कब? 1565 ईस्वी में आपका ये तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ था। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि आमुक्त माल्यद किसने लिखी? यानी कि ये जो पुस्तक है आमुक्त माल्यद, इसकी रचना किसने किया है? तो इसकी रचना आपका कृष्ण देव राय ने किया है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कृष्ण देव राय। और ये जो आपका आमुक्त माल्यद पुस्तक है बच्चों, इसकी रचना कौन से भाषा में किया गया है? तो याद रखिएगा, आमुक्त माल्यद जो पुस्तक है इसकी रचना आपका तेलुगु भाषा में किया गया है। इसी भी आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तेलुगु भाषा में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो आपका प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर है बच्चों, ये आपका हम्पी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम्पी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि ख्वाजा मुजाहिद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो जो ख्वाजा मुजाहिद्दीन चिश्ती है बच्चों, इसकी दरगाह आपका अजमेर में है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजमेर। देखिए एक और चिश्ती था, जो वो कौन थे? निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, ये निजामुद्दीन औलिया जो है बच्चों, ये निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ था? तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है बच्चे, पिछला बार जब पूछा गया था ये क्वेश्चन तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, दिल्ली को मार के आ गए थे तो अजमेर मार करके आ गए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा निजामुद्दीन औलिया पूछे तब क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, अगर शेख मुजाहिद्दीन चिश्ती की दरगाह पूछे तब आपका अजमेर हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा था? तो क्वेश्चन में पूछा था शेख मुजाहिद्दीन चिश्ती, तो शेख मुजाहिद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है, ध्यान रखिएगा। निजामुद्दीन औलिया पूछे तो क्या हो जाएगा? दिल्ली। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो जो आपका तलवंडी है बच्चों, ये आपका गुरु नानक का जन्म स्थान है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु नानक। देखिए गुरु नानक आपका कौन से धर्म से संबंधित है? तो ये आपका सिख धर्म से संबंधित है। सिख धर्म की जो स्थापना है ये किसने किया था? तो गुरु नानक ने किया था। ठीक है, और गुरु नानक आपका सिख धर्म के पहले 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 क्या कर सकते हैं? पहले गुरु थे। ठीक है, और आपका टोटल 10 गुरु हुए, उनमें से पहला गुरु कौन थे? गुरु नानक थे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो जो आपका इब्न बतूता है ये आपका मोरक्को देश, कौन से देश? मोरक्को देश का यात्री था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा मोरक्को। और ये जो इब्न बतूता है बच्चों, इन्होंने आपका जो भारत की यात्रा किया था ये किस राजा के शासनकाल में किया था? तो ये आपका MBT याद रखिएगा शॉर्ट में, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक, दिल्ली सल्तनत के जो राजा थे मोहम्मद बिन तुगलक, उसके शासनकाल में इन्होंने भारत की क्या किया था? यात्रा किया था। ठीक है, और इसी यात्रा के दौरान मोहम्मद बिन तुगलक आपका इब्न बतूता से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं, यानी कि इब्न बतूता बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे, जिसको देख करके मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि MBT ने इन्हें क्या किया था? दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था। काजी का मतलब क्या होता है? काजी का अर्थ होता है जज। ठीक है, तो दिल्ली का जज किसे नियुक्त किया गया था? तो ये इब्न बतूता को नियुक्त किया गया था। इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था भाई साहब? तो ये मोरक्को का रहने वाला था। साथ ही साथ ये किसके शासनकाल में भारत आया था? तो MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। अब आप लोग यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा कि इब्न बतूता के द्वारा कौन सा पुस्तक की रचना किया गया है? जो जानते हैं जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? यानी कि जो यूरोपियन देश है वो किस देश के यात्री पहली बार भारत आए थे? तो ये आपके डच आए थे, सॉरी पुर्तगाली आए थे। कौन आए थे? पुर्तगाली। पुर्तगाल की जो वास्को डिगामा है ये 1498 में, कब? 1498 में आपका पहली बार भारत आया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा पुर्तगाली। अगर पूछे कि सबसे बाद में, ठीक है, सबसे पहले तो पुर्तगाली आया, लेकिन सबसे बाद में अंत में कौन भारत आया था? तो सबसे अंत में फ्रांस
फ्रांसीसी भारत आए थे, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए सारा कुछ यहाँ पे मैं रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताते हुए चल रहा हूँ, ताकि देखिए मॉडल पेपर का मतलब क्या होता है, एक तरह से आपको मॉडल दे दिया गया, ठीक है, जिसे घर का नहीं होता, घर बनाने से पहले नक्शा बनाते हैं, उसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम लिखने से पहले आपको मॉडल क्वेश्चन दे दिया जाता है, मतलब कि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे और तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ये सारा कुछ मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ, ताकि आपका क्वेश्चन नहीं छूटे, ठीक है। और इस तरह से डिटेल एनालिसिस के साथ आपको कोई नहीं बताएगा भाई, सब समझ रहे हो ना, बहुत ही मेहनत लगता है, अच्छी तरह से मैं आपको बता रहा हूं। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि अस्थाई बंदोबस्त संबंधित था। तो जो आपका अस्थाई बंदोबस्त है ये कौन से गवर्नर जनरल से संबंधित था, तो ये आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस, किससे संबंधित है, लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है। यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में, कब, 1793 में आपका अस्थाई बंदोबस्त, जिसे आपका इस्तमरारी बंदोबस्त कहा जाता है, इसे आपका लागू किया था। कहां पे लागू किया था, तो जो आपका बंगाल का क्षेत्र है, ठीक है, उसमें आपका लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में अस्थाई बंदोबस्त को। तो ये अस्थाई बंदोबस्त किससे संबंधित हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि 1857 की क्रांति आरंभ हुई थी। तो जो आपका 1857 की क्रांति है बच्चों, ये कब आरंभ हुआ था, तो ये आपका 10 मई को आरंभ हुआ था। कब आरंभ हुआ था, 10 मई को आपका 1857 की क्रांति आरंभ हुआ था। और ये कहां से शुरू हुआ था, तो आज रखिएगा, बोलिएगा सर 1857 की क्रांति आपका मेरठ से शुरू हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता थे। यानी कि जो 1857 की क्रांति हुई थी, विद्रोह हुआ था, उसका बिहार से उसका नेतृत्व किसने किया था, तो बिहार से उसका नेतृत्व किया था आपका कुंवर सिंह ने। किसने किया था बच्चों, कुंवर सिंह ने बिहार से इसका नेतृत्व किया था, जिसे अवध भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, कुंवर सिंह। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। यानी कि भारत की राजधानी पहले कहां पे था, तो पहले कोलकाता था, तो कोलकाता से इसे दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया था, यानी कि कब लाया गया था, तो ये आपका 1912 में। कब, 1912 में आपका भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था, यानी कि दिल्ली बदला गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। तो भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुआ था, तो भारत में रेलवे की शुरुआत आपका 1853 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, 1853 ईस्वी। और ये जो आपका पहली बार जो रेलवे की शुरुआत हुई थी बच्चों, ये कहां से कहां तक चला था, तो पहली बार जो रेलवे है ये मुंबई से आपका थाने के बीच चला था। और ये आपका क्या था, एक पैसेंजर ट्रेन था, यानी कि सवारी गाड़ी थी, ठीक है। तो कब शुरुआत हुई थी, 1853 में, मुंबई से थाने के बीच चला था। टोटल आपका 34 किलोमीटर चला था, इसे भी आप लोग आज रख सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहां शुरू किया। तो जो महात्मा गांधी हैं इन्होंने 1917 में, कब, 1917 में आपका जो चंपारण है, बिहार के चंपारण, वहां से अपना पहला किसान आंदोलन शुरू किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंपारण। आप लोगों ने क्लास 12 इंग्लिश कोर में एक चैप्टर है इंडिगो, वो चैप्टर तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा भाई जब, हाँ यही वही जो आपका नील की खेती को जो बंद कराना था, अंग्रेजों का विरोध किया गया था वहां पे, ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा। वही आंदोलन आपका क्या था, चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी का पहला किसान आंदोलन था, जो कि आपका 1917 में हुआ था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंपारण। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो देखिए महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे ये आपका गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो ये आपका 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और ये किसने कांग्रेस की स्थापना किया था भैया, तो बोलिएगा सर ये वो ह्यूम ने। किसने, ये वो ह्यूम ने आपका कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में क्या था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि कैबिनेट मिशन की योजना की अध्यक्ष कौन थे। तो जो आपका कैबिनेट मिशन योजना है बच्चों, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष आपका पैथिक लॉरेंस थे। कौन थे, पैथिक लॉरेंस थे। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया था, तो भारत को आज़ाद होने से पहले एक संविधान की जरूरत थी, एक संविधान निकाय की जरूरत थी। तो यही संवैधानिक निकाय के गठन के लिए आपका ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक कैबिनेट मिशन की
घोषणा किया गया था, जिसमें आपके 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? तो पहला तो आपका हो गया पैथिक लॉरेंस, दूसरा था आपका स्टेफर्ड क्रिप्स और एक था आपका एवी अलेक्जेंडर, जिसके एक कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस थे। ठीक है, याद रखिएगा 3 सदस्य थे। ठीक है, और ये शायद 1946 में आपका भारत आया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति है, जिसे इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, ये तो हो गया प्रारूप समिति का अध्यक्ष। ठीक है, इसके देखिए संविधान सभा में बहुत सारे आपका बनाया गया था। एक प्रारूप समिति था, झंडा समिति था, राज्य समिति था, अल्पसंख्यक समिति था। ठीक है, लेकिन जो पूरा संविधान सभा है उसका अध्यक्ष कौन थे? तो उसका 2 अध्यक्ष था। एक हो गया आपका यह अस्थायी अध्यक्ष, कौन था? एक आपका अस्थायी अध्यक्ष हो गया और एक हो गया आपका अस्थायी अध्यक्ष। अगर पूछे कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के यह अस्थायी अध्यक्ष आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, और यही सबसे आपका बुजुर्ग व्यक्ति थे। अगर पूछे कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, यानी कि आपका कह सकते हैं परमानेंट अध्यक्ष संविधान सभा के कौन थे, तो ये आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, यही थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो जो स्वतंत्र भारत है बच्चों, इसके प्रथम गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय, यहां पे लिख देगा प्रथम भारतीय, सिर्फ भारतीय लगा देगा। ठीक है, भारतीय, तो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखिएगा प्रथम भारतीय गवर्नर, भारतीय का मतलब क्या हुआ है? जो व्यक्ति भारत का हो, भारत में पैदा हुआ हो। ठीक है, तो ये प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल आपका सी राजगोपालाचारी थे, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर सिर्फ प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन, अगर प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछे तो सी राजगोपालाचारी थे, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था? सिर्फ आपका गवर्नर जनरल पूछा था, तो ये क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो यहाँ पे आपको ये सारा कुछ समझ आ गया होगा। अब इसके बाद यहाँ पे जो आपका यहाँ पे देखिए आपका अब होता है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू होता है। ठीक है, टोटल आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबरिया क्वेश्चन कितना है? 6 है, 6 दूना 12। तो ये सब जो क्वेश्चन है ना, वीडियो लंबा हो रहा है, इसको हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। ठीक है, पार्ट 2 में अभी से कुछ देर के बाद आपका पार्ट 2 अपलोड कर दिया जाएगा, उसे आप लोग देख लीजिएगा। फिर इसके बाद आपका ज्योग्राफी का सेट 1 करेंगे और भी सब्जेक्ट का जो आपका हिंदी इलेक्टिव इंग्लिश कोर का सेट 1 करेंगे। आप लोग बताइए कि सबसे पहले आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट का सेट 1 चाहिए, फिर उसके बाद सेट 2, सेट 3, टोटल 3 सेट आपका मॉडल पेपर है। ठीक है, तो तीनों सेट का यहाँ पे आपको कंप्लीट सोल्यूशन कराया जाएगा। फिर उसके बाद जो एग्जाम में आने लायक PYQ क्वेश्चन रहेगा, जो एग्जाम में आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वाइल्ड क्वेश्चन, इस सारा क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ, जो बार बार पूछे जाते हैं। तो चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा भाई साहब। वीडियो को लाइक करके जाइए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, और अब आपको रेगुलर वीडियो मिलने वाला है। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।